Hey folks, Ashish this side and welcome back to history chapter The French Revolution. This is the second part of this video. If you have not seen the first part, check out the description. I have added the link of the part 1 of this video. आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि मोनार्क लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि उसे डेब्ट पे करना था, कर्ज चुकाना था। उसके लिए तीनों स्टेट्स के साथ लुई 16 का डिस्कशन करना जरूरी है। वहां पर वोटिंग होता है और अगर कोई 2 स्टेट्स भी बोल देते हैं कि हाँ टैक्स भरना चाहिए तो टैक्स बढ़ेगा। और लुई 16 ये जानते थे कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है वो टैक्स बढ़ाने के लिए अपनी एग्रीमेंट देगा और थर्ड स्टेट नहीं देगा और फिर टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। यही सोचकर 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई। कहां पे बुलाई? रिस्प्लेंडेंट हॉल ऑफ द वर्साइल। वर्साइल उनका खुद का पैलेस था। तो यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर थे, सेकंड स्टेट में 300 मेंबर थे एंड थर्ड स्टेट में 600 मेंबर्स थे। लेकिन इस स्टेट जनरल में वुमेन, फार्मर, चिल्ड्रन, आर्टिस्ट को वहां पर मीटिंग में आने की इजाजत नहीं थी। तो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट जो था, जो कि वहां पर कॉमन पीपल आते हैं, ये क्लर्गी और ये नोबिलिटी और ये कॉमन पीपल, तो ये वोटिंग पैटर्न चेंज करना चाहते थे क्योंकि लुई 16 के अनुसार 1 स्टेट 1 वोट होता है। मतलब ये 1 वोट देंगे, ये 1 वोट देंगे और ये भी 1 वोट देंगे। और अगर कोई 2 वोट भी अगर एग्रीमेंट हो जाएगा, हाँ भरना चाहिए, तो टैक्स बढ़ जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर जो कि कॉमन पीपल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, 1 स्टेट 1 वोट नहीं, वो चाहते थे कि 1 मेंबर 1 वोट हो। और इसीलिए वो 40,000 वर्ड्स में अपनी डिमांड को एक डॉक्यूमेंट में लुई 16 को दिया। लेकिन लुई 16 जो कि मोनार्क है, उसने उसके डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, जिससे गुस्सा होकर थर्ड स्टेट के लोग जो हैं वो असेंबली से बाहर चले गए। और उनको असेंबली से बाहर जाने का आइडिया जो है उन लोगों को वही फिलोसफर जीन जकास रूसो से मिला था, जिसने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, अगर मोनार्क आपका डिमांड ना माने तो आप असेंबली छोड़कर बाहर चले जाना। इसके बाद जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को फ्रांस का चीफ मानते थे। 20 जून 1789 को वो सभी थर्ड स्टेट वाले लोग गैदर्ड हुए थे इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। ये जो है असेंबली एवेशियस एंड मीरा वो के द्वारा लीड किया गया था। मीरा व्यू जो है वो खुद सेकंड स्टेट से बिलोंग करती थी एंड एवेशियस जो था वो एक नॉवेल था, यानी कि वो एक प्रीस्ट था। इवन कि उसने अपनी एक पैम्पलेट भी लिखी थी जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। वो सभी लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे जिसमें मोनार्क के पावर को रिड्यूस कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ जो आपने प्रीवियस वीडियो में और अपने बुक के फर्स्ट पेजेस में पढ़ा था। किसी ने ऐसा र्यूमर यानी कि अफवाह फैला दिया कि किंग ने अपने ट्रूप्स को भेजा है, जाओ लोगों पर गोलियां बरसा दो और किसानों के क्रॉप्स को बर्बाद कर दो, जिससे दहशत में आकर लोग जो हैं खुद की पीपल्स मिलिशिया बना ली, यानी खुद की मिलिट्री बना ली। और उनके पास चूंकि कोई आर्म्स यानी कि हथियार नहीं था तो वे गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो वर्साइल जेल को तोड़कर वहां के कमांडर को मार दिए और उनके सारी हथियार जो है, उनके सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है वो लूट लिए और वहां के 7 प्रिजनर्स को भी रिलीज कर दिया। और पूरे बिल्डिंग को डिमोलिश करने के बाद लोगों ने उसके फ्रैगमेंट को मार्केट में सेल कर दिया। तो फ्रेंड, ये जो डेट थी वो थी 14 जुलाई 1789 को। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद किंग को इन लोगों के सामने झुकना पड़ा और फिर बहुत सारे चेंजेस किए गए। वो चेंजेस थे, सबसे पहला, अब किसी भी नोबल और क्लर्गी को कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा। प्रिविलेजेस यानी कि कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी जो उनको बाय बर्थ मिलता था। पावर जो है मोनार्क का उसको रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। लोगों के बीच लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया और तो और जो डायरेक्ट टैक्स था टी देश उसको भी अबॉलिश कर दिया। तो फिर फ्रांस जो है, जो पहले एब्सोल्यूट मोनार्क था, अब वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। 1791 को नेशनल असेंबली जो है वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर दिया। गवर्नमेंट जो है वो फेडरलाइज हो गया, यानी कि गवर्नमेंट 3 टियर हो गई, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स दिया गया, उनको राइट टू लाइफ दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जैसे बहुत सारे राइट्स लोगों को दिए गए। फ्रेंड्स, तो एक नजर डालते हैं वोटिंग की ओर। वहां पर सिटीजन्स को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग होते हैं जो कि वोट दे सकते हैं, जबकि पैसिव सिटीजन वो लोग होते हैं जो कि वोट नहीं दे सकते हैं। और ये जो एक्टिव सिटीजन है, 28 मिलियन लोगों में 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स हैं एंड 24 मिलियन पैसिव सिटीजन्स थे। तो ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे
यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। उनकी क्राइटेरिया है नंबर 1, उनको कम से कम 25 साल का होना चाहिए। नंबर 2, वो केवल मेल हो सकते हैं, कोई फीमेल एक्टिव सिटीजन नहीं हो सकती है। नंबर 3, वो लोग जो कि 3 डेज लेबर वेजेस से ज्यादा या उसके बराबर टैक्सेस पे करते हैं, वो लोग एक्टिव सिटीजन हो सकते हैं। तो ये सारे एक्टिव सिटीजन मिलकर 50,000 इलेक्टर्स को चुनते हैं और ये इलेक्टर 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनती है। और ये 745 जो मेंबर है नेशनल असेंबली के, ये जो है वो किंग पर कंट्रोल करेंगे। किंग भी उन पर अपने वेटो पावर से कंट्रोल करेगा। और तो और ये जो 50,000 इलेक्टर्स हैं, ये जुडिशरी यानी कि जज को भी चुनते हैं जुडिशरी डिसीजंस लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। Stay tuned and like and subscribe to this IAS with Ashish Verma and click the bell icon for further updates. Thank you very much. Have a good day.